तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम आप पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो होगा वो होगा मास्टर कंट्रोलर ईओटी क्रेन के बारे में। फ्रेंड्स तो मैंने ईओटी क्रेन का बहुत सारा पहले ही वीडियो बना रखा है, लेकिन जितने भी मैंने वीडियो बनाया है वो रिमोट कंट्रोलर जिसमें पेंडेंट लगा होता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो उसमें मैंने विदाउट वीएफडी और वीएफडी के साथ भी वायरिंग दिखाया हुआ है। दोनों के लिए वायरिंग मैंने बनाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स मास्टर कंट्रोलर ईओटी क्रेन के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स मास्टर कंट्रोलर ईओटी क्रेन का आज के वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे, फिर उसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग के बारे में भी समझ लेंगे। फ्रेंड्स तो बहुत लोग मास्टर कंट्रोल ईओटी क्रेन के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। फ्रेंड्स तो मास्टर कंट्रोल ईओटी क्रेन वहीं यूज होता है जहाँ पे बहुत हेवी टन का हमारा क्रेन है। मास्टर कंट्रोलर में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो ईओटी क्रेन होता है इसमें हमें इंडक्शन मोटर का यूज नहीं करते हैं, हम इसमें स्लिप-रिंग मोटर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का। तो स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये ऐसा मोटर है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि शुरू में अगर हमें बहुत ज़्यादा हेवी टॉर्क की जरूरत है और स्पीड कम चाहिए तो उस समय स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि रोटर और स्टार्टर की दोनों की अलग अलग वाइंडिंग होती है। जो हमारा स्टार्टर की वाइंडिंग है उसमें 3 फेज डायरेक्ट देते हैं, लेकिन रोटर का वाइंडिंग है जो फ्रेंड्स वो हम स्लिप रिंग लगा हुआ होता है। उस स्लिप रिंग के थ्रू रेजिस्टेंस बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐड करके फिर हम इसको सप्लाई देते हैं। पहले हम बहुत सारे रेजिस्टेंस के साथ मोटर को रन करते हैं हेवी टॉर्क पे, और फिर हम रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम करते हुए एकदम रेजिस्टेंस लास्ट में हटा के और वो तीनों वायर आपस में शॉर्ट कर देते हैं, तो हमारा मोटर फुल स्पीड पे चलने लगता है। फ्रेंड्स तो इसके लिए हमें रेजिस्टेंस बॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स इसमें जो पैनल होता है उसमें 4 टाइप के पैनल होते हैं। तो आप ईओटी क्रेन में जानते हैं फ्रेंड्स कि 3 टाइप का मूवमेंट होता है। एक होता है फ्रेंड्स अप डाउन, जिसको हम यहाँ पे होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट अप की तरफ और डाउन की तरफ करेंगे तो उसको लोअर मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स लॉन्ग ट्रेवल। लॉन्ग ट्रेवल में फ्रेंड्स जब हमारा ईओटी क्रेन है लंबे दूरी पे आगे और पीछे की तरफ जब चलता है तो उसको हम एलटी बोलते हैं, लॉन्ग ट्रेवल। और सीटी होता है तीसरा फ्रेंड्स क्रॉस ट्रेवल। क्रॉस ट्रेवल फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट जो हमारा मूव करेगा तो वो होता है क्रॉस ट्रेवल। फ्रेंड्स तो इन तीनों के लिए पैनल्स अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि क्रॉस ट्रेवल का अलग पैनल होगा, लॉन्ग ट्रेवल का अलग पैनल होगा, होस्ट का अलग पैनल होगा। तो होस्ट भी 2 होते हैं इसमें, इस टाइप के क्रेन में, एक ऑक्सिलरी होस्ट, एक मेन होस्ट। फ्रेंड्स तो इन चारों का अलग अलग 4 पैनल हो जाएगा। एक मेन पैनल होता है जिसको प्रोटेक्टिव पैनल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मेन कॉन्टैक्टर होता है, उसी मेन कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तभी सारी जगह हमारा सप्लाई जाएगा। फ्रेंड्स और सबका कंट्रोलिंग कहाँ से किया जाता है? मास्टर कंट्रोलर से। फ्रेंड्स मास्टर कंट्रोलर में क्या होता है कि 4 स्टेप्स होते हैं। अगर हम 0 स्टेप से होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा मोटर में। पहले स्टेप पे क्या होता है कि रिवर्स फॉरवर्ड का सिलेक्शन होता है। उसके दूसरे तीसरे चौथे स्टेप पे हमारा स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को घटाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे जब तो। और अगर हमारा 4 स्टेप्स का रेजिस्टेंस हमने यूज किया, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया है, 5 स्टेप्स का मास्टर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स तो मैं अभी जो वायरिंग डायग्राम दिखाऊंगा इसमें होस्ट के लिए जो वायरिंग डायग्राम दिखाऊंगा उसमें 5 स्टेप्स का हमारा मास्टर कंट्रोल होगा। उसके अलावा जितने भी पैनल होंगे उसमें उन सब के लिए 4 स्टेप्स का मास्टर कंट्रोलर होगा। फ्रेंड्स तो मास्टर कंट्रोलर क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत, जैसे कि मास्टर कंट्रोलर जो अभी हम यूज करेंगे, एक 5/7 और एक होगा 4/6। तो 5/7 मतलब कि 5 स्टेप्स होंगे और अंदर 7 कॉन्टैक्ट्स होंगे, मतलब कॉन्टैक्ट असेंबली होता है अंदर। फ्रेंड्स हम जिस कॉन्टैक्ट पे जिस स्टेप पे ले आते हैं तो उस स्टेप पे क्या होता है कि कुछ कॉन्टैक्ट छूटता है, कुछ कॉन्टैक्ट क्लोज होता है। तो उसके हिसाब से हमें अपनी वायरिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें किस कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हैं। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पैनल में फ्रेंड्स इस ईओटी क्रेन में हम ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स से ज़्यादा जो ब्रेक्स यूज होता है थ्रस्टर ब्रेक यूज किया जाता है। थ्रस्टर ब्रेक क्या होता है? एक मोटर होता है जिसमें अगर हम सप्लाई देते हैं मोटर के शाफ्ट के को रिलीफ पकड़ के रखता है। अगर सप्लाई देंगे तो छूटेगा, अगर सप्लाई नहीं होगा अगर थ्रस्टर ब्रेक में तो वो पकड़ के रखता है। इससे क्या होता है कि अगर सप्लाई नहीं है तो हमारा मोटर रन नहीं करेगा, मतलब कि हमारा जो मेन होस्ट होता है वो थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा। फ्रेंड्स में ग्रेविटी लिमिट स्विच, रोटरी लिमिट स्विच का भी यूज किया जाता है। इन सारे के बारे में इन सारे का डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फ्रेंड्स तो चलिए सीधे वायरिंग डायग्राम से शुरू करता हूँ। प्रोटेक्टिव पैनल का वायरिंग बता। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा प्रोटेक्टिव पैनल का वायरिंग डायग्राम है। फ्रेंड्स तो इसमें प्रोटेक्टिव पैनल का वायरिंग दिखाया हुआ, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग सब कुछ बताया हुआ है। फ्रेंड्स तो प्रोटेक्टिव पैनल क्या होता है फ्रेंड्स? ये पैनल हमारे ईओटी क्रेन का मेन हिस्सा है, यहीं से हमारे मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं। फ्रेंड्स तो इसमें पावर सप्लाई कहाँ से आता है फ्रेंड्स? इसमें 3 फेज पावर सप्लाई जो है हमारे DSL से आता है, डायरेक्ट सप्लाई लाइन से। डायरेक्ट सप्लाई लाइन क्या होता है? ये फ्रेंड्स आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि 3 बस बार लगा हुआ है RYB का। इस RYB पे फ्रेंड्स हमारा ईओटी क्रेन जब मूव करता है तो इसमें से 3 फेज हमारा
घिसते हुए क्या होता है कि हमारे इसमें कार्बन ब्रश इसके अंदर लगा होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, जब ये मूव करता है तो इसके अंदर कार्बन ब्रश हमारा घिसता है और उस कार्बन ब्रश के थ्रू होते हुए फ्रेंड्स हमारा सप्लाई हमारे मेन एमसीबी पे आता है फ्रेंड्स, 3 फेज। तो यहाँ पे देखिए डीएसएल से 3 फेज आया, तो यहाँ सबसे पहले हमने प्रोटेक्टिव पैनल में मेन एमसीसीबी लिया। इसमें जो हमारा एमसीसीबी लिया है फ्रेंड्स हमने, वो लिया है 630 एम्पियर का। तो इस एमसीबी से आउट होकर हमारा पावर सप्लाई सबसे पहले कहाँ गया फ्रेंड्स, हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है एलसी लाइन कॉन्टैक्टर। तो लाइन कॉन्टैक्टर की कैपेसिटी क्या है फ्रेंड्स, 475 एम्पियर का है फ्रेंड्स। लाइन कॉन्टैक्टर 3 फेज का है, 110 वोल्ट की कंट्रोलिंग है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए 3 फेज यहाँ गया फ्रेंड्स। उससे पहले हमारा जो 3 फेज है 3 एमसीबी के थ्रू, सिंगल पोल के 3 एमसीबी लिए हुए हैं फ्रेंड्स 0.5 एम्पियर के, वो इंडिकेशन लैंप को दिया है फ्रेंड्स। जब भी कोई हमारा तीनों फेज अगर हमारा जब तीनों फेज प्रॉपर आएगा तो इसमें फ्रेंड्स हमारा इंडिकेशन ऑन रहेगा कि तीनों फेज हमें बराबर आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। यहीं पे हमने फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं तो एसपीपी सिंगल फेज प्रिवेंटर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिंगल फेज प्रिवेंटर लगाने से क्या फायदा होगा, कोई भी अगर हमें फेज नहीं आता है तो क्या होगा कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर का इंटरलॉकिंग जो हमने इस एसपीपी के थ्रू किया हुआ है तो ये बंद हो जाएगा मेन कॉन्ट्रैक्टर, तो हमारा सप्लाई आगे जाएगा नहीं किसी पैनल फ्रेंड्स। फिर उसके आगे फ्रेंड्स इसमें 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं फ्रेंड्स, एक लाइटिंग के लिए ट्रांसफार्मर है, एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है 415 से 110 वोल्ट को 415 वोल्ट को 110 वोल्ट में कंट्रोल करेगा, और लाइटिंग ट्रांसफार्मर 415 वोल्ट को 220 वोल्ट में कंट्रोल करेगा फ्रेंड्स। ये दोनों ट्रांसफार्मर को 2 पोल के एमसीबी के थ्रू लिया हुआ है फ्रेंड्स। ये 32 एम्पियर का एमसीबी है और एमसीबी 2 जो है फ्रेंड्स वो 10 एम्पियर का है। तो इस ट्रांसफार्मर से वायर जो 220 वोल्ट निकलेगा, इसमें देखिए न्यूट्रल जो है सारे जगह हमारा 2 फैन यूज किया है, एक लाइट है और एक है फ्रेंड्स हमारा सायरन। तो इन सबको न्यूट्रल कॉमन दे दिया और 220 वोल्ट ये सिंगल पोल के 4 एमसीबी लिए उसके थ्रू दिया है फ्रेंड्स। और सायरन के लिए फुट स्विच का भी यूज किया है फ्रेंड्स। अगर फुट स्विच दबाएंगे तो हमारा सायरन ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, सायरन बजने लगेगा। और फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल वायरिंग, हमारा कंट्रोलिंग 110 वोल्ट का कैसे यूज किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 110 वोल्ट में 0 वोल्ट जो है हमारा लाइन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और आगे हमारे चला गया 35 नंबर। तो 35 नंबर आगे और हर पैनल में जाएगा फ्रेंड्स ये। और 110 वोल्ट का कंट्रोलिंग कैसे आता है, 110 वोल्ट सबसे पहले एक एमसीबी पे लिया है, एमसीबी 5 है हमारा 32 एम्पियर का। यहाँ से होते हुए सबसे पहले ये एक लॉक स्विच लिया है फ्रेंड्स। अगर पैनल लॉक है, पैनल लॉक अगर हम की लॉक है मतलब ये अगर हम की लगाएंगे तभी आगे सप्लाई जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आते हुए की लॉक से निकल के फ्रेंड्स पुश बटन, स्टॉप पुश बटन पे गया, स्टॉप पुश बटन से आउट होके स्टार्ट पुश बटन पे गया, स्टार्ट पुश बटन से आउट होके फ्रेंड्स हमारा जो सप्लाई सारे जो हमारे मास्टर कंट्रोलर है, मास्टर कंट्रोलर ये होस्ट का, ऑक्सिलरी होस्ट का, मेन होस्ट का, फिर इसमें 2 सीटी यूज किया फ्रेंड्स, CT1 CT2 और LT का मास्टर कंट्रोलर, सब के 0-1 और 1 टर्मिनल जो होता है उसके थ्रू होता हुआ है फ्रेंड गया हुआ है। तो ये टर्मिनल इसलिए यूज किया फ्रेंड्स सारे मास्टर कंट्रोलर का कि अगर हमारा कोई भी मास्टर कंट्रोलर अगर हमारा ऑन कंडीशन में है तो क्या होगा कि अगर हम पुश बटन ऑन करेंगे उस समय तो ये स्टार्ट नहीं होगा। हर हमारा जितना भी मास्टर कंट्रोलर है सब 0 पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब सब 0 वाले स्टेप्स में होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए किया फ्रेंड्स कि मान लो कि कोई हमारा ईओटी क्रेन किसी मूवमेंट में मूव कर रहा है, रन कर रहा है फ्रेंड्स, और उस समय पावर चली जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि फ्रेंड्स जैसे पावर आएगा अगर आप पुश बटन ऑन करते हैं उस समय तो क्या होगा कि हमारा डायरेक्ट हमारा मोटर चलने लगेगा। तो इसलिए ऐसा इसका कंट्रोलिंग किया गया कि जब तक हमारा सारा मास्टर कंट्रोलर 0 पोजीशन पे नहीं होगा तब तक हम स्टार्ट नहीं दे सकते हैं। और 0 पोजीशन पे ही ये सारे 1 और 0-1 जो टर्मिनल है फ्रेंड्स ये NC रहता है। 0 पोजीशन से जैसे हटेगा तो सब NO हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सारे NC से होते हुए फ्रेंड्स हमारा सप्लाई सबसे पहले कहाँ गया फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रेविटी स्विच जो आपको बताया फ्रेंड्स ग्रेविटी स्विच के बारे में। तो ग्रेविटी स्विच क्या होता है फ्रेंड्स, मेन होस्ट जो होता है और ऑक्सिलरी होस्ट वो क्या होता है कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए सेफ्टी के लिए कि ज़्यादा ऊपर तक ना जाए, ज़्यादा ऊपर तक जाएगा तो टकरा के बेल्ट हमारे रूप से टूट सकता है हमारा होस्ट। तो इसलिए क्या होगा कि एक रोटरी लिमिट स्विच लगाते हैं। तो रोटरी लिमिट स्विच अगर वर्क नहीं करता है, अगर रोटरी लिमिट स्विच वर्क करेगा तो फ्रेंड्स तो उस पोजीशन पे जाके वो बंद हो जाएगा हमारा होस्ट। अगर रोटरी लिमिट स्विच किसी वजह से काम नहीं करता है तो फ्रेंड्स हमारा जो होस्ट है ऊपर जाएगा। तो फिर एक और सेफ्टी लगाते हैं, उसको ग्रेविटी लिमिट स्विच बोलते हैं फ्रेंड्स, काउंटर वेट लिमिट स्विच। तो उसको क्या होता है, उसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है कि इसमें एक लोड लगा हुआ होता है। तो वो लोड क्या होता है, जब हमारा होस्ट ऊपर जाएगा तो लोड
को ऊपर की तरफ कर देगा फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है कि हमारा वेट कम हो जाता है हमारे ग्रेविटी लिमिट स्विच का और ऑपरेट हो जाता है। और ऑपरेट जैसे होगा फ्रेंड्स तो हमारा NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। तो हम यहाँ पे NC यूज करेंगे तो NO हो जाएगा फ्रेंड्स। तो NO हो जाएगा तो ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मेन कॉन्टैक्टर इसलिए इसको बंद कर हम चाहें तो फ्रेंड्स मेन होस्ट का कॉन्टैक्टर है मोटर का, उसको भी ऑफ करा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ फ्रेंड्स। जिससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, किसी भी वजह से अगर मेन होस्ट का कॉन्टैक्टर जो है वो चिपका रह जाता है तो क्या होगा कि अगर हमारा रोटरी लिमिट स्विच ऑफ करता है हमारे सप्लाई को तो मेन होस्ट का कॉन्टैक्टर जो है वो बंद हो जाएगा, सप्लाई कंट्रोलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी कॉन्टैक्टर चिपका हो इसलिए पावर जाते रहेगा हमारे मोटर तक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्रेविटी लिमिट स्विच जैसे टच होगा तो ग्रेविटी लिमिट स्विच पे भी पावर कट करेगा अगर मेन होस्ट के कॉन्टैक्टर को, तो भी हमारा कॉन्टैक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, मोटर ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि मेन कॉन्टैक्टर को कंट्रोलिंग करेंगे हमारे ग्रेविटी लिमिट स्विच से। तो क्या होगा कि मेन कॉन्टैक्टर का पावर अगर कट जाएगा तो हमारे किसी भी पैनल पे आगे सप्लाई नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा वहाँ पे होस्ट रुक जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स हमने आगे दोनों देखिए मेन होस्ट के लिए और ऑक्सिलरी होस्ट का दोनों का ग्रेविटी स्विच यूज किया फ्रेंड्स, ग्रेविटी लिमिट स्विच। उसके आगे फ्रेंड्स SPP का ऐसे यूज किया, सिंगल फेज प्रिवेंटर में कोई भी अगर फॉल्ट है, कोई भी फेज नहीं है तो ये ब्रेक हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। और यहाँ से होते हुए लाइन कॉन्टैक्टर के को सप्लाई दिया फ्रेंड्स। तो जैसे पुश बटन ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा और जैसे पुश बटन छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन ये इसलिए यहाँ पे होल्डिंग बनाया फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्टॉप पुश बटन के आउट से एक वायर उठा के हमने मेन कॉन्टैक्टर का NO को यूज करते हुए फ्रेंड्स हमने इसके कॉइल को सप्लाई दिया है। तो जैसे हम पुश बटन छोड़ते हैं तो यहाँ से होल्डिंग होते हुए ये कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा और जैसे ये ऑन होगा फ्रेंड्स इसके दूसरा NO यूज किया फ्रेंड्स, दूसरे NO से इसके इंडिकेशन लैंप को सप्लाई दे दिया तो इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाएगा जैसे मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है फ्रेंड्स। और यहीं से जैसे मेन कॉन्टैक्टर का होल्डिंग वाला वायर है जो, तो यहाँ से जैसे होल्ड होगा तो ये सप्लाई यहाँ तो आएगा इस कॉन्टैक्टर पे। उसके अलावा फ्रेंड्स आगे भी जाएगा, वो 46 नंबर और 0 नंबर यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है तो 110 वोल्ट और 0 वोल्ट ये आगे दूसरे पैनल में जाएगा फ्रेंड्स हमारा। और देख एक और वायर है फ्रेंड्स 47 नंबर, ये हमारा 47 नंबर आगे जितने भी हमारे पैनल हैं उसमें कोई भी अलार्म होता है तो कोई भी कॉन्टैक्टर ट्रिप होता है ओवरलोड रिले, तो ये हमारा 47 नंबर पे सप्लाई आएगा और ये अलार्म का इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सब समझ गए होंगे प्रोटेक्टिव पैनल कैसे काम कर रहा है फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो हमारा सप्लाई आगे सारे पैनल में चला जाएगा। ये सारे पैनल में फ्रेंड्स कॉमन जाएगा, मतलब पैरेलली जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मेन होस्ट के पैनल पे जा रहा है, तो मेन होस्ट का हम कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेन होस्ट का हमारा ये पावर वायरिंग है, ये कंट्रोल वायरिंग है फ्रेंड्स। तो मेन होस्ट में दो टाइप की मूवमेंट होगी फ्रेंड्स, एक होगा होस्ट मतलब ऊपर की तरफ और लोअर मतलब नीचे की तरफ आएगा फ्रेंड्स जब। तो इसमें मास्टर कंट्रोलिंग का कैसे वर्किंग है फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कब कैसे हमारा मास्टर कंट्रोलर वर्क करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मास्टर कंट्रोलर जो यूज होगा फ्रेंड्स वो 5/7 स्टेप्स का यूज होगा, मतलब 5 स्टेप्स होंगे फ्रेंड्स इसमें और 7 कॉन्टैक्ट, हमारा जो कॉन्टैक्ट असेंबली है 7 होगा फ्रेंड्स हमें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये देखिए 0 पोजिशन और इधर होस्ट की तरफ होस्ट वाला मूवमेंट पे 1 2 3 4 5 और फिर अगर लोअर की तरफ चलते हैं तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 पोजीशन है फ्रेंड्स। तो 0 पोजीशन पे देखिए, 0 पोजीशन पे क्या ऑन है फ्रेंड्स, केवल 101 ऑन है। तो 0 पोजीशन पे जैसे बताया फ्रेंड्स कि कोई भी मास्टर कंट्रोलर अगर 0 पोजीशन पे होगा तो 101 ऑन होगा, तभी हमने कंट्रोलिंग लिया था प्रोटेक्टिव पैनल में उसका। तो देखिए यहाँ पे 101 0 पोजीशन पे 1 है फ्रेंड्स। ये ब्लैक जो मार्किंग किया ना फ्रेंड्स ये NC है, तो 0 पोजीशन पे केवल NC है और देखिए बाकी 5वें पोजीशन तक ये फ्रेंड्स ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में NO है फ्रेंड्स। मतलब ब्लैक जो है NC है और वाइट जो है NO है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे देखिए 0 पोजीशन आपने देख लिया, 0 पोजीशन पे NC होगा, तो 0 पोजीशन पे 101 NC होगा फ्रेंड्स, ये ब्लैक में है 0 पोजीशन पे। अगर हम होस्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स क्या 303 NC होगा सबसे पहले। तो 1 पोजीशन पे ये देखिए 303, जैसे पहला स्टेप्स लगाएंगे हम होस्ट की तरफ तो क्या होगा फ्रेंड्स कि 303 ऑन होगा सबसे पहले। 303 ऑन होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ दिखाया होस्ट पोजीशन है ऊपर की तरफ और लोअर, तो होस्ट की तरफ देखिए 1 पोजीशन से लेके 5वें पोजीशन तक ये हमेशा NC ही रहेगा। पहले स्टेप्स जैसे लगाएंगे तो NC हो जाएगा और वो 5वें स्टेप्स तक NC ही रहेगा। और दूसरे साइड में देखिए लोअर पोजीशन में ये हमेशा NO ही रहेगा।
लोअर पोजीशन में अगर इसको करते हैं तो NO रहेगा फ्रेंड्स, ये लोअर पोजीशन में ऑन नहीं होता है। तो इससे मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन हमारा कॉन्टैक्टर का डायरेक्शन चेंज कर, मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये यूज हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए एक साइड में केवल ऑन हो रहा है। अगर ये देखिए 505 जो है ये हमारे लोअर के लिए यूज होगा फ्रेंड्स, मतलब लोअर साइड में जैसे हम इसको घुमाते हैं, मतलब दूसरी साइड में जैसे हम मास्टर कंट्रोल घुमाते हैं, तो ये देखिए एक पोजीशन से लेके 5वें पोजीशन तक ये ऑन रहेगा। तो ये डायरेक्शन दोनों, ये जो है 303 और 505 ये हमारे इन दोनों कॉन्टैक्टर के लिए यूज होगा फ्रेंड्स। ये पहला जो हमारा 303 है ये 1AC1 को ऑन करेगा, क्योंकि हॉइस्ट की तरफ का ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1AC1 को ऑन करेगा। ये आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप स्टेप समझ लीजिए। तो 1 पोजीशन पे फ्रेंड्स 303 ऑन हो गया। फिर दूसरे पोजीशन पे जाएंगे तो देखिए 303 तो ऑन था ही, और उसके साथ में 202 भी ऑन हो गया। तो 303 ऑन था और 202 ऑन हो गया, तो 202 ये है फ्रेंड्स। तो 202 देखिए दूसरे पोजीशन से 5वें पोजीशन तक। अब देखिए यहाँ पे 404 है, तीसरे स्टेप से लेके चौथे स्टेप तक, ऊपर केवल हॉइस्ट की वायरिंग है। और 606 है फ्रेंड्स, चौथे पोजीशन से चौथे स्टेप से 5वें स्टेप तक, चौथे स्टेप से 5वें स्टेप तक ऑन रहेगा। और 707 फ्रेंड्स 5वें स्टेप पे ऑन होगा फ्रेंड, 5वां जब स्टेप डालेंगे तो ऑन होगा फ्रेंड्स, NC होगा ये। इसमें देखिए डाउन के लोअर की तरफ पोजीशन करते हैं तो सारे 202, 404, 505, 606, 707। तो ये देखिए ये 505 डायरेक्शन का कॉन्टैक्टर है। 505 जैसे ऑन होगा तो 1AC2 ऑन हो जाएगा, 1AC2 ये लोअर मूवमेंट में है। तो ये ऑन हो गया, ये भी 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 ऑन हो गया। मतलब कि जैसे पहला ही पोजीशन डालेंगे लोअर साइड में, पहला ये स्टेप, तो हमारा सारे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स है ये NC हो जाएंगे। ये मास्टर कंट्रोलर दूसरे मास्टर कंट्रोलर में डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए ये पहला कॉन्टैक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉन्टैक्टर। तो पहला स्टेप डालते हैं फ्रेंड्स, इसमें पहला स्टेप डालते हैं, ये सारे कॉन्टैक्टर का कंट्रोल वायरिंग मिल गया फ्रेंड्स। मतलब टाइमर के थ्रू सब एक दूसरे के बाद ऑन होते हैं, टाइमिंग के बाद। तो अपने आप पहले स्टेप में ये सारे, पहला ये ऑन होगा, फिर कुछ समय बाद ये, फिर कुछ समय बाद ये, फिर कुछ समय बाद ये। मतलब कि ऑटोमेटिक मोटर की स्पीड हमारी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। पहले स्लो में स्टार्ट होगा, फिर फुल स्पीड पे चला जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें रेजिस्टेंस की वायरिंग भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो और लास्ट स्टेप तक यही पोजीशन रहेगा फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर का इसमें दिखाया कि कब कॉन्टैक्टर ऑन होता है। 0 पोजीशन पे देखिए फ्रेंड्स कोई भी कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है। अगर 1 पोजीशन हॉइस्ट की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 पोजीशन पे डालते हैं तो 1AC1 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर केवल ऑन होगा और कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे पोजीशन पे डालेंगे तो ये कॉन्टैक्टर और हमारा 1RC1 ऑन हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर और ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा 1RC1। 1RC ऑन जैसे ऑन होगा तो ये फ्रेंड्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ से ये एक शॉर्ट बनाया, ये लिंक किया हुआ है, मतलब कि जैसे स्टार का लिंक करते हैं ना वैसे स्टार का लिंक किया हुआ, लेकिन ये हमारा क्रॉस वाइज लिंक किया हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि अगर ऑन होने के बाद क्या होता है कि लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉन्टैक्ट किट पे, और ये वायर जो हम वायरिंग लूप वायर जो डाला हुआ है उस पर, तो क्या होता है कि कॉन्टैक्ट किट पे हमारा लोड कम हो जाता है। तो ये कॉन्टैक्टर जैसे ऑन होगा फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स है फ्रेंड्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसमें रेजिस्टर लगा रहता है। जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होता है ना तो इसके बाद का जितना भी रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो हमारा इस सर्किट से, रेजिस्टेंस वाले सर्किट से हट जाता है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा फ्रेंड्स तो इसके नीचे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टर लगे हुए हैं, वो हमारे सर्किट से हट जाएंगे। ये जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसके नीचे का रेजिस्टेंस जितना भी लगा हुआ है ये सब हट जाएगा। ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो सारा रेजिस्टेंस जो है, सारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और यहाँ से वायर हमारे आपस में लूप हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट मोटर फुल स्पीड पर चलने लगेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये बारी बारी एक कॉन्टैक्टर ऑन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेप पे डाला तो 1RC1 हो गया, तीसरे स्टेप पे डाला फ्रेंड्स तो 1RC1, 1RC2 भी ऑन हो गया, ये और ये कॉन्टैक्टर ऑन है। चौथे पोजीशन पे डाला तो ये और ये कॉन्टैक्टर ऑन है। और फ्रेंड्स 5वें पोजीशन पे डाला फ्रेंड्स, 5वां पोजीशन यहाँ दिखाया नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ इसमें। 5वें पोजीशन डालेंगे तो ये चौथा कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और ये, तो हमारा मोटर फुल स्पीड पे चलने लगेगा। तो आप समझ गए फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा मास्टर कंट्रोलर का पोजीशनिंग होता है, ये हमने समझ लिया, ये प्रोसेसिंग भी समझ लिया। अब इसमें देखिए पावर वायरिंग समझते हैं। सबसे पहले मेन पावर जो है LT कॉन्टैक्टर से होते हुए MCCB 1 पे आएगा। MCCB से हमारे दोनों कॉन्टैक्टर पे कॉमन सप्लाई चला जाएगा। हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है कि आगे आएगा ओवरलोड रिले पे। उसके अलावा आगे आता है तो ब्रेक पे चला गया फ्रेंड्स। हमें इसमें 2 ब्रेक्स यूज किए हैं, थ्रस्टर ब्रेक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेन कॉन्टैक्टर को जैसे कोई भी कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो वही सप्लाई मोटर पे और वही सप्लाई हमारे ब्रेक पे भी जाएगा। बहुत सारी जगह आपको क्या होता है कि एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर भी यूज किया रहता है हमारे ब्रेक्स के लिए।
तो उसके लिए कंट्रोलिंग अलग होती है फ्रेंड्स। इसमें बता दूंगा कि कंट्रोलिंग में क्या चेंजेस करना होगा अगर हम एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो वहाँ से होते हुए मोटर पे चला गया। तो इधर से जो वायरिंग आ रहा है ये स्टेटर का सप्लाई है फ्रेंड्स। इधर से जो सप्लाई जा रहा है वो रोटर को सप्लाई देखिए जा रहा है, रोटर पे अंदर रोटर पे सप्लाई जा रहा है फ्रेंड्स। रोटर पे हमारे रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए जाता है इसका कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले 110 वोल्ट हमारे 35 0 वोल्ट और 46 110 वोल्ट आता है। तो 0 वोल्ट फ्रेंड्स यहाँ से देखिए डायरेक्ट सारे हमारे कॉन्टैक्टर और टाइमर को कॉमन चला गया। 4 कॉन्टैक्टर टाइमर यूज किया, 1 टियर 1, 1 टियर 2, 1 टियर 3, 1 टियर 4, 4 टाइमर यूज किए। और ये 1 2 3 4 कॉन्टैक्टर भी यूज है और इसके अलावा 2 और कॉन्टैक्टर, 6 कॉन्टैक्टर हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा 110 वोल्ट, यही 110 वोल्ट यहाँ से देखिए आगे भी दूसरे पैनल पे चला जाएगा। तो यहाँ से 110 वोल्ट एमसीबी पे आया, एमसीबी से आउट होकर ओवरलोड रिले पे आया। ओवरलोड का रिले का एनसी जो हम ना इधर ले लेंगे और इधर एनओ ले लेंगे फ्रेंड्स। एनओ पे चला जाएगा हमारे अलार्म पे और एनसी से होते हुए हमारे जो भी मास्टर कंट्रोलर है उस पर चला जाएगा। तो मास्टर कंट्रोलर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे देखिए 7 कॉन्टैक्ट असेंबली है यहाँ पे। तो 7 कॉन्टैक्ट असेंबली में सब कॉन्टैक्ट असेंबली में 2-2 टर्मिनल होते हैं। तो उन दोनों टर्मिनल्स को यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स हमें। तो 7 जितने भी कॉन्टैक्ट असेंबली है इसमें, इन सब का एक पॉइंट जो है हमें कॉमन बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स और उस पर 110 वोल्ट डालना पड़ेगा डायरेक्ट। उस पर 110 वोल्ट डायरेक्ट डाल देंगे और दूसरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो हमारे ओपन और क्लोज होते हैं उन कॉन्टैक्ट के थ्रू हम अपने टाइमर और कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। तो देखिए 110 वोल्ट हमने जितने भी 1 2 3 4 5 6 और 7 सारे हमने कॉन्टैक्ट पे डाल दिए, कॉमन बना दिए। तो 101 पे हमने नहीं लिया। यहाँ पे 101 जो है फ्रेंड्स वो हमारे प्रोटेक्टिव पैनल पे जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए जाता है फ्रेंड्स। तो ये एनसी हमेशा रहता है 0 पोजीशन पे। तो यहाँ से तो ये कंट्रोलिंग इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये पावर सप्लाई सब कॉमन चला गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले जब 0 स्टेप्स होगा तो कुछ ये खाली इसके थ्रू सप्लाई आगे जाएगा, ये एनसी रहेगा। जैसे 1 स्टेप डालेंगे पहला स्टेप तो देखिए हमारा 1 SC1 ऑन होगा, 1 SC1 ऑन होगा तो 1 SC1 को सप्लाई मिलेगा। तो जैसे पहला स्टेप डालेंगे फ्रेंड्स, अगर होस्ट की तरफ चलते हैं तो पहला स्टेप जैसे डालेंगे तो हमारा 303 ऑन होगा। यही एनसी है, देखिए पहला स्टेप पे ये भी एनो है, ये भी एनो, ये भी एनो, ये भी एनो होस्ट तरफ में। तो ये एनसी हो गया। तो ये एनसी जैसे यहाँ पे एनसी लगा तो सप्लाई 110 वोल्ट आगे हमारा 1 SC2 के एनसी पे चला गया। तो दूसरा अभी कॉन्ट्रैक्टर बंद है तो ये एनसी रहेगा। तो ये सप्लाई 1 SC1 पे चला गया 110 वोल्ट। और 0 वोल्ट कैसे गया फ्रेंड्स, यहाँ से 0 वोल्ट होते हुए फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा रोटरी लिमिट स्विच के एनसी पे गया। देखिए ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हमने रोटरी लिमिट स्विच अलग अलग कॉन्टेक्स्ट यूज किया रोटरी लिमिट स्विच का। तो एनसी यूज किया, मतलब जैसे हमारा जितनी भी सेटिंग हमने कर रखी होगी रोटरी लिमिट स्विच में उससे ज़्यादा अगर ऊपर आएगा हमारा होस्ट तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और सप्लाई आगे जाएगा, न्यूट्रल आगे जाएगा ही नहीं। तो उसके अलावा यहाँ से ग्रेविटी लिमिट स्विच पे आया। तो ये ग्रेविटी लिमिट स्विच मैंने प्रोटेक्टिव पैनल में यूज कर लिया है। तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं और यहाँ भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद हमें हमारे कॉन्टैक्टर पे गया, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप डालेंगे तो ये कॉन्टैक्टर अभी खाली ऑन हुआ है। पहले स्टेप पे केवल ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, ये अभी इसमें से सारा कुछ भी ऑन नहीं है। तो सारा का सारा रेजिस्टेंस अभी यूज में है। अब दूसरे स्टेप्स पे डालते हैं। तो दूसरे स्टेप्स पे डालते हैं, दूसरे स्टेप डालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, देखिए पहला स्टेप पे, दूसरा स्टेप पे देखिए फ्रेंड्स 202 और 303 दोनों ऑन रहेगा। 303 तो अब ऑन ही रहेगा, यहाँ पे देखिए सब ऑन सी ही है। 202 अब ऑन होगा। तो देखिए दूसरे स्टेप पे 202 एनसी हो गया, ब्लैक हो गया। तो ये ऑन होते ही फ्रेंड्स क्या होगा, सबसे पहले सप्लाई हमारे टाइमर पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे 1 SC1 ऑन हुआ तो ये इसके कॉइल को सप्लाई जैसे मिला तो उसी समय इसका कॉन्टैक्टर ऑन हुआ। तो इसका कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो NONC हुआ। तो ये टाइमर 1 TR1 टाइमर पहला ऑन हो गया। तो पहला टाइमर ऑन हो गया तो इन टाइमर का NO यूज किया। तो जितना टाइम रखा होगा उसके उतने टाइम के बाद ये NONC हो जाएगा। तो जैसे दूसरा स्टेप डालेंगे तो ये उस समय तक अगर NC हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है तो कुछ समय बाद अगर NC हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, सप्लाई आगे जाते हैं 1 RC1 पे जाएगा। 1 RC1 ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। 1 RC1 को सप्लाई मिल जाएगा और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस आउट हो जाएगा हमारे सर्किट से। तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी दूसरे स्टेप पे डालते हैं। और साथ साथ में जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये हमारा NO इसका यूज किया है टाइमर 2 को ऑन करने के लिए। तो जैसे कॉन्टैक्टर ये ऑन होगा, टाइमर 2 के कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा। टाइमर 2 के कॉइल को सप्लाई मिलते ही टाइमर 2 का हमारा NO जितने टाइम के बाद जितनी टाइम डाली होगी उसके बाद NC हो जाएगा। तो यहाँ देखिए टाइमर 2 का NC यूज किया है, NO यूज किया हमारे तीसरे स्टेप्स के लिए। देखिए तीसरे स्टेप्स को दिखाता हूँ। तीसरे स्टेप पे क्या होगा, 303 भी ऑन है, 202 भी ऑन है और उसके साथ साथ में क्या ऑन हो गया फ्रेंड्स, 404। तो यहाँ देखिए 404 तीसरे स्टेप पे NC हो रहा है।
तो तीसरे स्टेप जैसे डालेंगे तो 404 ऑन हो जाएगा, ये NC हो जाएगा। और यहाँ सप्लाई टाइमर पे जाएगा, टाइमर भी अब NC हो चुका है, तो सीधे 1RC2 ऑन हो गया, ये ऑन हो गया था, ये ऑन हो गया। ये ऑन होते ही टाइमर 1RC2 जो ऑन हो गया, तो इसके साथ ही टाइमर 3 भी ऑन हो गया। टाइमर 3 ऑन हो गया तो टाइमर 3 कुछ समय बाद ये NC हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो चौथा स्टेप डालेंगे फ्रेंड। चौथा स्टेप देखिए, चौथा स्टेप जैसे डालते हैं तो अब लास्ट, अब कौन कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, कौन सा मास्टर कंट्रोलर का कॉन्टैक्ट ऑन हुआ, 606। ये 606 देखिए चौथे स्टेप पे ऑन हो रहा है NC, तो ये ऑन हो गया। अब ये टाइमर भी NC हो चुका था, तो सीधे 1RC3 भी ऑन हो गया। तो 1RC3 ऑन हो गया, उसके साथ साथ में टाइमर 4 भी ऑन हो गया। टाइमर 4 ऑन हो गया तो जैसे अब लास्ट स्टेप डालेंगे, पाँचवा स्टेप, तो 707 ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 707 पाँचवें स्टेप से ऑन हो रहा है, तो टाइमर भी अब ये NC हो चुका है, तो 1RC4 ऑन होगा। लास्ट स्टेप डालेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और मोटर हमारे फुल स्पीड पे चलने लगेगा। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग की हुई होती है फ्रेंड्स। ये होस्ट साइड के बता रहा हूँ। लोअर साइड में क्या होगा फ्रेंड्स, अब लोअर साइड में देख लेते हैं। तो लोअर साइड में जैसे वो पहला ही पोजीशन डालेंगे तो सारा का सारा ऑन हो जाएगा। देखता हूँ, बताता हूँ कौन कौन। ये ऑन नहीं होगा, 303, 505, 202, 404, 606 और 707, सारा का सारा जो है ना, पूरा का पूरा स्टेप्स ऑन NC हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे NC हो जाएंगे तो ये जैसे NC हो गया फ्रेंड्स, तब इस बार 1AC2 को कमांड मिला। 1AC2 ऑन हुआ कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया फ्रेंड्स। तो इसके साथ साथ में हमारा टाइमर 1 भी ऑन हो गया। यहाँ से ये टाइमर 1 ऑन हो गया, तो टाइमर 1 ऑन हो गया फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक हमारा 1RC1 ऑन हो जाएगा कुछ समय बाद। फिर कुछ समय बाद 1RC2 ऑन हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद 1RC3 ऑन हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद 1RC4 ऑन हो जाएगा, अपने आप बिना कोई स्टेप्स डाले, पहले स्टेप्स पे ही सारा। तो इस तरीके से हमारा धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी लोअर साइड में आते समय फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे की हुई होगी, कैसे की हुई होती है फ्रेंड्स होस्ट का। तो मेन होस्ट का जैसे किया रहेगा सेम टू सेम ऑक्सिलरी होस्ट का रहेगा फ्रेंड्स, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे फ्रेंड्स। चीज़ बताता हूँ कि अगर हमारे ब्रेक्स जो हैं, थ्रस्टर ब्रेक्स जो हैं, अगर अलग कॉन्टैक्टर से ऑन किए जाते हैं तो उसका कंट्रोलिंग कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो पावर वायरिंग तो सेम ऐसा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये 3 पे सप्लाई जो है सीधे हमारा मेन इस कॉन्टैक्टर पे है और इस कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्टर पे के कॉन्टैक्टर से हमारे दोनों ब्रेक्स को चला गया। तो ये के कॉन्टैक्टर क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉमन वायर उठा के और यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर के का सप्लाई ले लेंगे और इसको डायरेक्ट ऑन कर देंगे फ्रेंड्स। तो जैसे टाइमर ऑन होगा 1, तो उसी समय हमारा ब्रेक रिलीज हो गया। तो टाइमर तो फ्रेंड्स जैसे ये कॉन्टैक्टर या ये कॉन्टैक्टर कोई भी ऑन होता है उसी समय हमारा फ्रेंड्स ये हमारा ऑन हो जाएगा। मेन होस्ट का वायरिंग समझ लिया। अब हम लॉन्ग ट्रेबल जो पैनल है उसकी वायरिंग को समझते हैं फ्रेंड्स। तो LT के लिए फ्रेंड्स 2 मोटर लगे रहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मोटर यूज किया हुआ है फ्रेंड्स। तो 2 मोटर यूज किया है फ्रेंड्स, तो 2 ओवरलोड भी यूज किया है और इन दोनों मोटर के लिए अलग अलग एक ब्रेक भी यूज किया हुआ, तो 2 ब्रेक भी होगा फ्रेंड्स। इसके लिए भी 2 कॉन्टैक्टर है, ये लेफ्ट का कॉन्टैक्टर, ये राइट का कॉन्टैक्टर, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बॉक्स भी यूज करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स। और इसमें जो हमने हमारा मास्टर कंट्रोलर की कैम सीक्वेंस है फ्रेंड्स, वो जो हमारा है 4/6 है, मतलब 4 स्टेप्स होंगे और 6 टर्मिनल्स होंगे, 6 हमारे कॉन्टैक्ट असेंबली होंगे। इसमें देखिए दोनों डायरेक्शन में अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं या राइट की तरफ जाते हैं तो फ्रेंड्स दोनों डायरेक्शन में सीक्वेंस वाइज हमारे कॉन्टैक्टर ऑन होंगे। राइट अभी लेफ्ट अभी फ्रेंड्स जैसा बताया, तो अगर नीचे की तरफ फर्स्ट आ रहा था तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये सारे एक साथ ऑन हो गए थे, तो ऐसा नहीं है, ये इसमें सीक्वेंस भी में ही ऑन होगा। जैसे में देखिए ये 0, 1 और 0, 1 जो है ये हमारा NC रहेगा 0 पोजीशन में। 1 पोजीशन पे देखिए 1 पोजीशन पे 303 ऑन हुआ और चौथे पोजीशन तक ऑन रहेगा, और 2 पोजीशन पे 202 ऑन हुआ और चौथे पोजीशन तक ऑन रहेगा। फिर तीसरे पोजीशन पे फ्रेंड्स हमारा 404 ऑन होगा और चौथे पोजीशन पे 606 ऑन होगा। ये लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो राइट साइड में फ्रेंड्स क्या होगा कि 505 ऑन होगा, उसके बाद क्या होगा कि दूसरे पोजीशन पे 202, तीसरे पोजीशन पे 404 और चौथे पोजीशन पे 606 ऑन होगा फ्रेंड्स। ये एक साथ सारे ऑन नहीं होंगे। सबसे पहले 1 पोजीशन पे हमारा 5/1 ऑन होगा, तो पहला जब से पोजीशन डालेंगे मास्टर कंट्रोलर का तो ये ऑन हो जाएगा। अगर दूसरा पोजीशन पे डालेंगे तो ये कॉन्टैक्टर और उसके साथ साथ में फ्रेंड्स 5RC1 और 6RC1 ऑन हो जाएगा। तो ये पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे ये ऑन रहेगा, उसके साथ में ये और ये ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरे स्टेप पे ये ऑन रहेगा और ये ऑन हो जाएगा। चौथे स्टेप पे ये ऑन रहेगा फ्रेंड्स
और ये ऑन हो जाएगा। तो मतलब पहला स्टेप जैसे डालते हैं तो ये हमारा स्टेटर को सप्लाई मिल जाएगा, और जैसे दूसरा स्टेप डालते हैं तो स्टेटर के साथ साथ हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ से एक कट हो जाएगा और ये भी रेजिस्टेंस यहाँ से हट जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरे स्टेप पे ये हट जाएगा, तीसरे स्टेप पे ये दोनों हट जाएंगे, चौथे स्टेप पे ये सारा रेजिस्टेंस हट जाएगा और ये डायरेक्ट मोटर हमारे फुल स्पीड पे चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स इसके कंट्रोल वायरिंग जो होगी वो सेम हमारे पुराने मेन होस्ट की तरह ही होगी पहले टाइमर के ऑन होने तक। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो पहले टाइमर के बाद का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। ऑन हो गया, पहला टाइमर ऑन होगा, उसके बाद जैसा दूसरा स्टेप डालेंगे तो ये 5RC1 और 6RC1 ऑन हो जाएगा। देखिए दोनों कॉइल को सप्लाई डायरेक्ट दिया हुआ है और इसका इंडिकेशन लैंप भी यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स। और जैसे ये दोनों ऑन हो जाएंगे, जैसे उसके बाद तीसरा स्टेप डालेंगे तो देखिए जैसे ये ऑन होते हैं तो इसका एक टाइमर भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्टर दोनों ऑन हो गए, 5RC1 और 6RC1। तो उसके साथ साथ में देखिए 5RC1 ऑन हुआ तो इसका NONC हो गया, 6RC1 हो गया तो इसका NONC हो गया, तो फिर दूसरा टाइमर भी ऑन हो गया। मतलब दोनों जब तक ऑन नहीं होगा टाइमर ऑन नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों मोटर एक साथ मूव करेगा तभी हमारा ये LT पे मोटर रन करेगा फ्रेंड्स। अब दूसरा टाइमर ऑन हो गया तो तीसरा स्टेप जैसे डालेंगे तो हमारा टाइमर का NONC हो चुका है और ये हमारे 5RC2 6RC2 ये दोनों पे सप्लाई चला जाएगा। ये दोनों जैसे ऑन होंगे तो इसका NONC होते हुए हमारे तीसरे टाइमर को चला जाएगा, तीसरे टाइमर को जैसे जाएगा और चौथा स्टेप डालेंगे तो ये दोनों कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारा मोटर फुल स्पीड पे चलने लगेगा। तो सेम इस तरीके से कंट्रोल वायरिंग होगी फ्रेंड्स इसकी। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्रॉस ट्रेबल का कंट्रोल वायरिंग है और ये पावर वायरिंग है। क्रॉस ट्रेबल में एक मोटर लगा और एक उसका ब्रेक लगा फ्रेंड्स, एक ओवरलोड रिले, और उसके अलावा फ्रेंड्स सेम टू सेम कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग हुई है, कोई भी अंतर नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सेम टू सेम करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कैसे कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग किया जाता है मास्टर कंट्रोलर का रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, हमारे ग्रेविटी स्विच के साथ या थ्रस्टर ब्रेक के साथ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स तो आप हमें ज़रूर बताइए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। इसका वायरिंग डायग्राम का PDF जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख के कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।